हेलो दोस्तों, मेरे चैनल लोको ज्ञान में आपका स्वागत है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की ये 19th वीडियो है। तो चलिए कन्वेंशनल लोको से रिलेटेड जो कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न है वो स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट है, एयर ड्रायर यूनिट किस किस एमआर के बीच में लगा है। तो किन किन एमआर के बीच में लगा हुआ है, ये 2 और 3 के बीच में लगा होता है। इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। कई बार अगर एयर ड्रायर से लीकेज वगैरह हो रही हो तब उसको आइसोलेट करने की जरूरत पड़ जाती है। ठीक है, तो ये आपने क्या करना है, MR2 की पाइप देखें कि MR2 का जो आउटलेट है वहाँ से देखें तो आपको एयर ड्रायर मिल जाएगा। और कई बार ये कहाँ पर लगा होता है, ये जो कैब नंबर 1 है लोको पायलट की सीट के नीचे, वहाँ पर भी आपको लगा मिल जाएगा। तो वर्किंग कंडीशन में इसके जो 3 कोक होते हैं, एक डी इन होता है, एक डी आउट होता है। तो वर्किंग कंडीशन में ये क्या होना चाहिए, ये दोनों कोक ओपन होने चाहिए। और नॉन वर्क जो डी ऑफ होता है वो क्या होता है, वह क्लोज रहना चाहिए। अगर हमने एयर ड्रायर को आइसोलेट करना है तो ये जो 2 कोक है डी इन और डी आउट, इसको हम क्या कर देते हैं, ऑफ कर देते हैं। और जो डी ऑफ होगा इस कोक को हम क्या कर देते हैं, ओपन कर देते हैं। नेक्स्ट है, WAP4 लोको में हैंड ब्रेक किन किन चक्कों पर लगता है। तो WAP4 लोको में हैंड ब्रेक व्हील नंबर 2 पर लगता है। नेक्स्ट है, लोको का FP लीक टेस्ट करते समय कितना लीकेज अलाउड है। तो जैसे जितना BP लीक टेस्ट करते समय होता है उतना ही होता है। तो 0.7 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर ड्रॉप करना चाहिए 5 मिनट में। और BP लीक टेस्ट करो या FP लीक टेस्ट करते हैं लोको का, तो उस केस में 0.7 kg होना चाहिए। अगर हम ट्रेन का करते हैं, ठीक है, तो उस केस में 1.25 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर लीकेज अलाउड है। जैसे ये नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्रेन का FP लीक टेस्ट करते समय कितना लीकेज अलाउड है। तो ये है 1.25 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर 5 मिनट। पहले 1 मिनट इंतज़ार करते हैं, उसको छोड़कर नेक्स्ट जो 5 मिनट में जितना ड्रॉप हुआ वो 1.25 kg से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट है, A9 के कॉक दोनों कैम में खुले रहने पर BP चार्ज होगा या नहीं। तो A9 के कॉक अगर दोनों कैम में खुले रहते हैं तो उससे BP तो चार्ज होगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। नेक्स्ट है, पैसेंजर गाड़ी के लोको में PNG हैंडल किस तरफ होगा। तो अगर पैसेंजर है तो आप ऐसे याद रख सकते हो, पैसेंजर है PV, ठीक है, तो पैसेंजर है तो वाल्व की तरफ होना चाहिए। और गुड्स है तो GR मतलब रिजर्वायर की तरफ होना चाहिए। नेक्स्ट है, एयर ड्रायर यूनिट को काम से अलग कैसे करेंगे, कैसे करते हैं अलग काम से। तो इसके जो एयर ड्रायर का जो इनलेट होता है और एयर ड्रायर का जो आउटलेट में होता है कोक, मतलब कि डी इन और डी आउट, आपने बस ये देखना है कि एयर ड्रायर से पहला कोक कौन सा है और एयर ड्रायर के आउटलेट पाइप को लग कौन सा कोक है। तो बस उनको आपने क्या करना है, उनको बंद कर देना है आइसोलेट करने के लिए। तो डी इन डी आउट कोक को हम क्या कर देंगे, बंद कर देंगे। और जो डी ऑफ कोक है जो कि एयर ड्रायर को बाईपास करता है, तो उसको हम क्या कर देंगे, खोल देंगे। आपको बस यही पता होना चाहिए, ठीक है। जैसे मैं कह रहा हूँ कि अगर ये है आपका एयर ड्रायर, ठीक है, अगर वर्किंग कंडीशन में तो इसके सामने 2 कोक लगा दिए गए हैं, तो इनको हम क्या कर देंगे, वर्किंग में है तो इनको ओपन होना चाहिए। अगर इसको बाईपास करना है तो इसको बाईपास करने के लिए एक और पाइप लगा दी गई है ऐसे, उसमें कोक लगा दिया गया है। तो अगर वर्किंग कंडीशन है तो ये दोनों ओपन रहेंगे और ये क्लोज रहेगा नीचे वाला। और इसको आइसोलेट करना है तब हम इनको क्या कर देंगे, क्लोज कर देंगे जो एयर ड्रायर के दोनों तरफ आ रहे हैं, और जो इसको बाईपास कर रहा है इसको ओपन कर देंगे। नेक्स्ट है, WAG7 लोको में हैंड ब्रेक किन किन चक्कों पर लगता है। तो कौन कौन से चक्कों पर लगता है हैंड ब्रेक, व्हील नंबर 2 और 4 पर लगता है। WAG7 में VCD के ऑपरेट होने पर उसे कितने देर के बाद रीसेट कर सकते हैं। तो 32 सेकंड के बाद ही उसको रीसेट कर सकते हैं। नेक्स्ट है, एस्मोन एनर्जी कम स्पीड मॉनिटरिंग सिस्टम, इसकी फुल फॉर्म है। लोको पायलट क्या क्या फीड करता है। तो इसमें लोको पायलट की ID फिल की जाती है, ट्रेन का नंबर
उसको लोड किया जाता है, और एक जो लोड है इसको फीड किया जाता है। तो ये 3 चीज़ें इनको हम फीड कर देते हैं। नेक्स्ट है WAG-7 में VCD के एक्नॉलेज ना करने पर कितने देर के बाद VCD ऑपरेट हो जाएगी। तो 76 सेकंड है उसके बाद। देखिए 60 सेकंड तक अगर ऑपरेट नहीं करते तो अगले 8 सेकंड तक क्या होगा, लैंप ग्लो करेगा। उसके 8 सेकंड के बाद क्या बजर भी बजने लगेगा, और 76 सेकंड के अंदर अगर हम नहीं करते तो 76 सेकंड पर ये VCD ऑपरेट हो जाएगी। नेक्स्ट है एयर ड्रायर यूनिट में सामान्यतः कौन सा कोक बंद रहता है। नॉर्मली वर्किंग कंडीशन में है तो डी ऑफ कोक जो होता है वो क्या होता है, ये ऑलवेज क्लोज रहता है। तो किसी किसी लोगों में आपने देखा होगा वहाँ पर डी इन डी आउट, ये डी ऑफ नहीं लिखा होता है, वहाँ पर ABC लिखा होता है। तो उस चीज़ से कोई कन्फ्यूज़न नहीं होना, आपने बस यही देखना है कि एयर ड्रायर से जो पहला कोक लगा वो डी इन है, उसके बाद वाला डी ऑफ है। ये आप चेक कर सकते हो। नॉर्मल है कि देखने का अच्छा तरीका है, सबसे अच्छा तरीका ये है कि कोई भी गाड़ी है जो नॉर्मली वर्किंग है, जिसमें एयर ड्रायर आइसोलेट ना हुआ हो, वर्किंग में हो, तो बस आप ये देख लें कि कौन सा कोक खुला है। तो जो कोक खुले रहे होंगे वो क्या होंगे, खुले पड़े हैं, तो वो क्या है, डी इन है और डी आउट है। और दूसरा जो बंद रहा होगा वो क्या हुआ, डी ऑफ होगा। तो इससे आप पहचान सकते हो कि कौन सा डी इन है, कौन सा डी आउट है। नेक्स्ट है कि एयर ड्रायर यूनिट में, ये तो हो गया हमारा। नेक्स्ट एसमोन में यदि मेमोरी फुल का मैसेज आता है तो स्पीड रिकॉर्ड होगी या नहीं होगी। तो स्पीड तो रिकॉर्ड होगी। क्यू कॉन के एनर्जाइज होने पर कौन कौन से काम होते हैं। जब क्यू कॉन रिले एनर्जाइज हो जाती है, एक तो मैं बताता हूँ कि Q118 की ब्रांच पर इसका इंटरलॉक हट जाता है, ठीक है। और एक LSCHB की जो लैंप है वहाँ वो क्या हो जाता है, बुझ जाता है, क्योंकि वहाँ से भी इसका इंटरलॉक हट जाता है, तो LSCHB बुझ जाती है। और एक कंप्रेसर, अगर आप देखें उस ऑक्सिलरी कंट्रोल सर्किट आप देखते हो STC का, तो उसमें कंप्रेसर की ब्रांच पर एक क्यू कॉन का NO इंटरलॉक लगा है। तो एनर्जाइज होने पर वो इंटरलॉक वहाँ पर लग जाता है और कंप्रेसर काम करना स्टार्ट कर देती है। नेक्स्ट है क्यू कोर के डी एनर्जाइज होने पर कौन सी ऑक्सिलरी काम नहीं करेगी। तो वही है, क्यू कोर एनर्जाइज होगी तो कंप्रेसर काम करते हैं, अगर नहीं एनर्जाइज होगी तो ये काम नहीं करेंगे। और LSCHB का जो लैंप है वो भी जलता रहेगा, बुझेगा नहीं। 250 क्यू कॉन को किस हालत में वेज करते हैं। तो जब भी क्यू कॉन को हमने वेज करना तो उसको एनर्जाइज हालत में ही वेज करते हैं। और इसको जब एनर्जाइज हालत में वेज किया हो तब कौन सी सावधानी है, तो Q1 जब भी हमने डीजे क्लोज करना है तो Q118 और BP2 डीजे से ही डीजे को हम बंद करेंगे। क्यों, क्योंकि Q118 की ब्रांच पर अगर आपने देखा हुआ इसका इंटरलॉक लगा हुआ है, क्यू कॉन का इंटरलॉक Q118 की ब्रांच पर लगा होता है, जिसका काम क्या होता है, जब हम BLR डीजे से डीजे बंद करेंगे तो STC ने तो 10 से 12 सेकंड लेने हैं, लेकिन हमारी Q118 तो अधिकतम 5 सेकंड तक ही, और Q1 ये एनर्जाइज नहीं हो रही है तो अधिकतम 5.6 सेकंड तक, तो 5 सेकंड तक एनर्जाइज बनी रहेगी और 5.6 सेकंड में डीजे खुल जाएगा। तो क्यू कॉन का काम क्या होता है, जब तक STC काम नहीं करता तो उस 10 से 12 सेकंड तक ये Q118 को इस रास्ते से एनर्जाइज बना के रखता है। तो क्योंकि अब BLR डीजे से डीजे ऐसे बंद नहीं हुआ तो इस वजह से हम BP2 डीजे और ये BP2 डीजे और Q118 से डीजे को क्लोज करते हैं। नेक्स्ट QSIT को रीसेट करने के लिए HPA को 0 पर करने से पहले क्या सावधानी बरतनी जरूरी है। जब भी आपने HPA को 0 पर करना है तो ज़रूरी है कि जो IP कोड हो उसको बंद किया जाए, IP कोड आपका बंद होना चाहिए। कौन कौन से फॉल्ट आने पर QSIT ड्रॉप होती है। तो जब भी इंटरनल या एक्सटर्नल फॉल्ट आता है तब QSIT ड्रॉप हो जाती है। नेक्स्ट है QSVM के ख़राब होने पर क्या संकेत मिलेगा तथा उसकी क्या ट्रबल शूटिंग हम करेंगे। देखिए, अगर QSVM का काम क्या होता है कि जब भी हम PLVMT को ऑन करते हैं
तो 2 सेकंड के बाद QSVM एनर्जाइज होने पर STC फिर से काम करना स्टार्ट कर देते हैं। तो क्योंकि अब अगर QSVM एनर्जाइज होगी तो क्या होगा, तो BLVMT को क्लोज करने पर STC बंद हो जाएगा, लेकिन 2 सेकंड के बाद फिर से स्टार्ट अब नहीं होगा। तो अब हम इसको क्या कर देंगे, तो QSVM को एनर्जाइज हालत में हम वेच कर देंगे। ठीक है। नेक्स्ट है कि STC लोगों में ICTJ मिलने पर सर्वप्रथम किस रिले की जांच करते हैं। तो STC लोगों में अगर ICTJ मिलता है तो हम QSIT की जांच करते हैं। अगर STC में कई लोगों में अर्थ फॉल्ट का मैसेज आता है तो किस स्विच की जो पोजीशन है उसको 0 पर करेंगे। तो अर्थ फॉल्ट के लिए एक स्विच होता है HSIV, जो कि आपका स्विच बोर्ड पर लगा होता है कैब नंबर 2 पर लोको पायलट के बगल में। ठीक है। नेक्स्ट है कि STC लोगों में C107 कॉन्टैक्टर को वेच करने पर RB करेंगे कि नहीं करेंगे। तो RB हम नहीं कर सकते, मतलब करेंगे ही नहीं। और C107 का कॉन्टैक्टर को हमने वेच किया है, क्योंकि जब भी हम RB करते हैं तो उस समय C107 का कॉन्टैक्टर खुला होता है, मतलब खुल जाना चाहिए, क्योंकि वो वेच कर दिया है तो वो तो कॉन्टैक्टर खुलेगा ही नहीं। तो हम इसको वेच करने पर RB नहीं करेंगे। स्टैटिक कन्वर्टर के काम की जांच कौन सी रिले करती है, तो उसकी काम की जांच क्यू कौन करती है। कितने OHE वोल्टेज के बीच में स्टैटिक कन्वर्टर काम करता है, तो 16.5 से 31 kV के बीच में जो है STC आपका काम करता है। स्टैटिक कन्वर्टर लोगों में BLR DJ कब छोड़ते हैं, तो LS DJ का जो लैंप बुझते ही हम BLR DJ को छोड़ देते हैं। और अगर कन्वेंशनल लोगों की बात करें तो कन्वेंशनल लोगों में तो हम इंतज़ार करते हैं कि LS-CHP को जो लैंप बुझे तब हम BLR DJ को छोड़ते हैं, लेकिन STC में हम LS DJ का जो लैंप बुझते ही BLR DJ को छोड़ देते हैं। स्टैटिक कन्वर्टर लोगों में RP करते समय कौन सा ब्लोअर कार्य नहीं करता है, तो VRH काम नहीं करता है। मैंने बताया था जब भी RP हम करते हैं तो C107 का कॉन्टैक्टर क्या हो जाता है, ओपन हो जाता है, जिस वजह से VRH काम नहीं करेगा। स्टैटिक कन्वर्टर के लोगों में ट्रैक्शन मोटर 2 में अर्थ फॉल्ट होने पर क्या होगा, तो QP1 ड्रॉप हो जाएगी। नेक्स्ट है स्टैटिक कन्वर्टर के लोगों में MVRH में अर्थ फॉल्ट आने पर कौन सी रिले ड्रॉप होगी, तो QSIT ड्रॉप हो जाती है। स्टैटिक कन्वर्टर के लोगों में QTD 101 के डीएनर्जाइज होने पर कौन सी ऑक्सिलरी है वो काम नहीं करेगी, तो जो MCP है मेन कंप्रेसर है वो काम नहीं करेंगे। QTD 101 का काम ही होता है कि 5 सेकंड के बाद जो कंप्रेसर 1 और 2 वो काम करना स्टार्ट कर दें। अगर कंप्रेसर 1 और 2 काम नहीं करेंगे तो तीसरा भी नहीं काम करेगा Q119 की सहायता से। रिले क्यू कोन के एनर्जाइज होने पर स्टैटिक कन्वर्टर काम करेगा कि नहीं करेगा, तो अगर क्यू कोन ही खराब हो गई है तो स्टैटिक कन्वर्टर काम नहीं करेगा। नेक्स्ट है QCC-INV के मेल्ट होने पर DJ बंद होगा कि नहीं होगा, तो DJ तो बंद होगा। तो यदि QSIT ड्रॉप है तो DJ बंद करते समय क्या संकेत मिलेगा, तो ICDJ मिलेगा। बैटरी चार्जर ओके लैंप जलकर संकेत देता है कि बैटरी चार्जर आपका काम कर रहा है। किस प्रकार के फॉल्ट में स्विच HSIV का प्रयोग करते हैं, जब भी अर्थ फॉल्ट का मैसेज आ रहा होता है स्क्रीन पर तब हम HSIV का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट है कि BLVMT को ऑफ करने पर कौन सी रिले है वो डीएनर्जाइज हो जाती है, तो BLVMT को जब हम ऑफ करते हैं तो जो QSVM रिले है वो डीएनर्जाइज हो जाती है। नेक्स्ट है BLR DJ छोड़ने पर 5.6 सेकंड में DJ खुल जाता है, तो आप क्या करेंगे, तो इसका मतलब है कि जो क्यू कोन में खराबी है तब उस केस में हम Q118 और BP2 DJ से DJ को बंद करते हैं। नेक्स्ट है 272 रिले QSVM के डीएनर्जाइज होने पर DJ बंद होगा कि नहीं। DJ तो बंद होगा लेकिन STC नहीं काम करेगा।
नेक्स्ट है BLR डीजे छोड़ते ही ट्रिपिंग हो रही है, यूए का कांटा भी चलता है, तो ये कौन सी खराबी है? तो रिले Q30 में खराबी है। 274 स्टैटिक कन्वर्टर लोको में MBRH के लिए कौन सा कॉन्टैक्टर लगा है? तो C108 का कॉन्टैक्टर लगा हुआ है। नेक्स्ट है माइक्रो प्रोसेसर युक्त लोको में मेन यूनिट के कार्य न करने पर किस किस फ्यूज की जांच करते हैं? तो फ्यूज CCBA, CCPT और CCCPU की जांच करते हैं। माइक्रो प्रोसेसर युक्त लोको में BPQD को व्हील स्लिपिंग के समय कितने नोच तक दबा कर रखते हैं? तो 10 नोच तक दबा के रखते हैं BPQD। माइक्रो प्रोसेसर लोको में C105 को वेज करने पर डीजे कहाँ से बंद करेंगे? तो BLR डीजे से ही डीजे को बंद करेंगे। नेक्स्ट है माइक्रो प्रोसेसर के लोको में मेन यूनिट खराब होने पर गाड़ी काम हो सकता है कि नहीं? तो नहीं हो सकता अगर मेन यूनिट कार्य नहीं कर रही है। नेक्स्ट है कि व्हील स्लिपिंग के समय ऑटो रिग्रेशन से बचाव के लिए हम माइक्रो प्रोसेसर के लोको में क्या क्या करते हैं? कौन सा स्विच दबाते हैं? तो BPQD दबाते हैं, जिससे व्हील स्लिपिंग रुक जाती है। नेक्स्ट है माइक्रो प्रोसेसर लोको में IC-DJ मिलने पर किस किस फ्यूज की जांच करते हैं? तो CCBA, CCPT और CCCPU की जांच करते हैं। क्वेश्चन नंबर 281 माइक्रो प्रोसेसर लोको में BPQD के छोड़ते ही GR आपका 0 पर आ जाता है, तो क्या करेंगे? तब हम ऑटो रिग्रेशन की ट्रबल शूटिंग को करेंगे। नेक्स्ट है कि माइक्रो प्रोसेसर लोको में दोनों कैम में डिस्प्ले यूनिट काम ना करे तो गाड़ी कार्य कर सकते हैं कि नहीं? यस, कर सकते हैं। 283 माइक्रो प्रोसेसर के लोको में नया फ्यूज़ कौन सा लगा है? तो CCCPU लगा हुआ है। नेक्स्ट है 284 माइक्रो प्रोसेसर के लोको में कौन कौन से फ्यूज़ को हटा दिया गया है? तो इसका आंसर होगा CCDJ, CCLS, CCLSA और CCA। नेक्स्ट है मल्टीपल लोको में पिछले लोको में LNT कोक की पोजीशन क्या होती है? तो ये LNT कोक क्या होता है? बंद होता है। वर्किंग कैम में क्या होता है? ये खुला रहता है लीडिंग लोको में। और मल्टीपल लोको में पिछले लोको में MU2B की पोजीशन क्या होती है? वो ट्रेल पर होना चाहिए। ऐसे ही मल्टीपल यूनिट में लीडिंग लोको में किस किस फ्यूज के दूसरी बार मेल्ट होने पर किस प्रकार बदली करेंगे? तो दोनों लोको का HOBA को ऑफ करके फ्यूज़ बदलेंगे, दोनों लोको का। ऐसे ही मल्टीपल यूनिट में पिछले इंजन का DJ खुलने पर अगले इंजन में कौन कौन से पायलट लैंप चलेंगे? तो LSDJ, LSCHBA, LSGR और LSOL की ये जलेंगे। मल्टीपल यूनिट में खराबी के समय किस इंजन का DJ खुल जाता है और उसमें कौन सा लैंप जल जाता है? तो यूनिट में खराबी के समय जिस इंजन का DJ खुलता है तो उसमें कौन सा लैंप चलेगा? तो LSGRT। जिस लोको में LSGRT चलेगा मतलब कि खराबी उसी लोको में है। और अगर जिस लोको में LSOL का लैंप जलता है तो ये बताता है कि जो खराबी है अदर लोको OL, तो खराबी दूसरे लोको में। तो ये थे आज के क्वेश्चन। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।